श्रीमती दिया कुमारी जी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, कर्नल राज्यवर्धन जी राठौर, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, श्रीमती मंजू जी शर्मा, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जयपुर, श्री रामचरण जी बोरा, पूर्व सांसद, श्री राजेंद्र सिंह जी राठौर, फॉरवर्ड लीडर ऑफ अपोजिशन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह जी, एबीएसएम, वाईएसएम, वीसीएम, एंड मेजर जनरल आरएस गोडारा, श्री शिवपाल सिंह जी नांगल, अध्यक्ष श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, श्री राम सिंह जी चंदलाई, राजपूत सभा के अध्यक्ष, श्री नागेंद्र सिंह जी बागड़, उपाध्यक्ष श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, समस्त कर्मचारी, भवानी निकेतन शिक्षा समिति और इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे सभी अन्य विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि तथा अन्य महानुभाव जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। साथियों, मेरे लिए यह सौभाग्य का अवसर है कि सैनिक स्कूल के इनागुरेशन के अवसर पर मैं आप सबके बीच यहां पर उपस्थित हूं। मैं श्री भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल और इस आयोजन के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहां पर इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। आपके बीच आना मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक रह चुका हूं। इसलिए शिक्षण संस्थाओं में जाना मुझे स्वाभाविक रूप से बेहद पसंद है। साथियों, राजस्थान का जहां तक प्रश्न है, राजस्थान ऐतिहासिक रूप से भारत के इतिहास का यह केंद्र रहा है। सिंधु सभ्यता से लेकर आधुनिक युग तक ऐसा कोई काल नहीं रहा है जिस काल में इस क्षेत्र में भारत के इतिहास में अपनी भूमिका न निभाई हो। यह धरती सिर्फ वीरता के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि अनोखी संस्कृति के लिए भी यह धरती जानी जाती है। उनमें भी विशेषकर यदि मैं जयपुर की बात करूं तो यहां की इमारतें, यहां की संस्कृति और यहां के पर्यटन स्थल इतने लोकप्रिय हैं कि यदि भारत घूमने के लिए कोई भी प्रवासी आता है तो जयपुर आना वह बेहद पसंद करता है और जयपुर की वह यात्रा करता है। साथियों, राजस्थान की इस भूमि पर महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराजा सूरजमल और सवाई जय सिंह जैसे शौर्य और पराक्रम के अनेक प्रतिनिधियों ने जन्म लिया है। ये वीर प्रसूता धरती है। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने का जो संकल्प है, वह संकल्प इस भूमि के कण कण में रचा बसा हुआ है। मुझे पता है कि रोजाना सुबह सुबह यहां नौजवान उठकर दौड़ लगाते हैं ताकि वो सेना में जाने लायक फिट हो सकें और उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा करने का एक सुनहला अवसर प्राप्त हो। देश प्रेम की ऐसी भावना से ओतप्रोत यहां के बच्चों के लिए तथा उन्हें भारत की सैन्य सेवाओं में जाने के लिए उचित मार्गदर्शन देने के लिए यह सैनिक स्कूल किसी वरदान से कम नहीं है। मैं पुनः इस भवानी शिक्षा निकेतन समिति द्वारा संचालित इस शिक्षण संस्था के प्रति हृदय से इस सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सरकार ने देश में 100 नए स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। आप में से अनेक लोग यह सोच रहे होंगे कि देश में तो पहले ही कई सैनिक स्कूल रहे हैं, ऐसे में 100 नए स्कूलों की स्थापना को इतने नए तरीके से और इतने अलग तरीके से क्यों देखा जा रहा है। इस पर मैं कुछ बातें आपके सामने यहां पर मैं रखना चाहूंगा। दरअसल देश में अब तक जितने स्थापित सैनिक स्कूल रहे हैं वह एक विशेष तरीके से संचालित हो रहे थे। वे सैनिक स्कूल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयासों से ही स्थापित होते थे और उनके सम्मिलित प्रयासों से भी वह चलाए जाते थे। राज्य सरकार भूमि का आवंटन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती थी और केंद्र सरकार अपनी बाकी अन्य भूमिका निभाती थी।
देश में जितने पुराने हमारे सैनिक स्कूल हैं सब इसी पैटर्न पर चल रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिन 100 नए स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा है वह केंद्र और राज्य सरकार की पार्टनरशिप से नहीं बल्कि पीपीपी मॉडल यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर स्थापित और संचालित किए जा रहे हैं। साथियों, आप लोगों को लग रहा होगा कि आमतौर पर तो पीपीपी मॉडल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में देखा जाता है, फिर मैं इसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप क्यों कह रहा हूं, आखिर इसका क्या मतलब है, यह प्रश्न आपके मस्तिष्क में पैदा होना यह स्वाभाविक है। साथियों, आप सब जानते हैं कि जब भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जाती है तो इस पार्टनरशिप में पब्लिक वर्ल्ड यानी सरकार की भूमिका पहले आती है। कोई भी काम होता है, कोई प्रोजेक्ट होता है, उसमें हम सरकार की भूमिका सबसे पहले ढूंढने लगते हैं। परिस्थितियां अब पूरी तरह से बदल रही हैं, इसलिए मैं पीपीपी की इस स्टैंडर्ड डेफिनेशन से अलग हटकर इसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप समझता हूं। इसीलिए पहले पब्लिक शब्द का हमने प्रयोग नहीं किया, पहले हमने प्राइवेट शब्द का प्रयोग किया और इसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंतर्गत स्थापित इस सैन्य स्कूल की मैंने चर्चा की है। मैं प्राइवेट शब्द को इसलिए पहले रख रहा हूं क्योंकि वर्तमान समय में यदि आप देखिए तो अर्थव्यवस्था के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका पब्लिक सेक्टर के मुकाबले कहीं अब ज्यादा होती जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों की बात की जाए तो भारत की 50% से ज्यादा वर्कफोर्स उसमें काम करती है और सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर ही है। सरकार कहीं जाकर खेती नहीं करती है, खेती का सारा कार्यभार प्राइवेट लोगों की जिम्मे होता है। तो आप देखिए, जो अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है वह अपने आप में प्राइवेट सेक्टर है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के बाकी दोनों सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर की भूमिका पहले से कहीं अब ज्यादा हो गई है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि देश की अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी है उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आज प्राइवेट सेक्टर बैठा हुआ है। इसलिए मैंने जब यह कहा कि जब कभी पीपीपी मॉडल की बात आती है तो वह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है बल्कि वह प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ज्यादा होती है। और देश में जिन नए सैनिक स्कूलों की स्थापना हो रही है वह इसी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की आधार पर ही की जा रही है। साथियों, पीपीपी अवधारणा के तहत शिक्षा का जो विकास किया जा रहा है वह मेरी समझ में उपयुक्त इसलिए है क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों की स्ट्रेंथ एक साथ मिलकर वह काम करेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी को सर्वोत्तम शिक्षा वह उपलब्ध कराएंगे। साथियों, जहां तक शिक्षा का प्रश्न है तो शिक्षा को भारत के समाज व राष्ट्र के विकास में सबसे आधारभूत तत्व के रूप में देखा गया है। भारत में शिक्षा का प्राचीन काल से ही महत्व कितना रहा है यह आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। हमारे यहां प्राचीन शिक्षा प्रणाली ने समाज निर्माण में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो हमारी प्राचीन शिक्षा रही है उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मानव के आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल और मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट पर ही रहा है। माना गया कि चाहे वो वेद हो, पुराण हो तथा हमारी जो संहिताएं हों, उपनिषद आदि हों, उनका अध्ययन मानव को केवल अंतः ज्ञान यानी अंदर के ज्ञान की ओर ले जाता है। साथ ही ब्रह्म और जीव के संबंधों को भी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में अधिक महत्व दिया गया है। लेकिन हम ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। साथियों, यह सही नहीं है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली में केवल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दिया जाता था, बल्कि मन के भीतर के साथ साथ बाह्य ज्ञान जैसे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, फिलॉसफी हो,
व्याकरण हो, नृत्य और संगीत इत्यादि पर भी प्राचीन काल में ही ध्यान दिया जाता था। यही कारण रहा है कि भारत में जितना आध्यात्म का प्रचलन रहा, उतना ही प्रचलन मैथमेटिक्स और साइंस जैसे विषयों का भी रहा है। हमारे यहां अनेक मैथमेटिशियन जन्म लिए, अनेक गणितज्ञ जन्म लिए, जिन्होंने सिर्फ शून्य की ही खोज नहीं की, बल्कि पूरे नंबर सिस्टम की ही खोज कर डाली। ऐसे मैथमेटिशियन हमारे यहां पैदा हुए। हालांकि नंबर सिस्टम की खोज जब भारत से निकलकर अरब से होते हुए दुनिया भर में पहुंचा, तो दुनिया ने मान लिया यह सिस्टम अरब की देन है। लेकिन ऐसा नहीं है। उन सिद्धांतों का मूल बीज भारत में ही था। यहां पर बहुत सारे हमारे टीचर्स मौजूद हैं, बहुत सारे यहां पर हमारे छात्र मौजूद हैं। यहां पर मैंने अध्यात्म की चर्चा की है। मैं जानता हूं कि अध्यात्म की जब भी बात की जाती है, लोग यह समझते हैं मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, यही अध्यात्म है। लेकिन सच्चाई है यही अध्यात्म नहीं है। आप मंदिर में जाते हैं या नहीं जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं या नहीं जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं या नहीं जाते हैं, इसके कारण आपकी आध्यात्मिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। अध्यात्म क्या है? एक मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में मैं इसे डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर के लिए आप यह मान लीजिए, आपका जो मन है यह सर्किल है, एक सर्किल है। और आप जानते हैं छोटे मन का व्यक्ति कभी बड़ा नहीं हो सकता है। और हमारे आदरणीय अटल जी कहा करते थे, छोटे मन का व्यक्ति कभी बड़ा नहीं हो सकता है और टूटे मन का व्यक्ति कोई खड़ा नहीं हो सकता है। मेरे बहनों भाइयों, यह मन जितना छोटा रखोगे आप, उतना ही आपकी जीवन की कठिनाइयां, आपके जीवन में कष्ट बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे आपका मन बड़ा होता चला जाएगा, मन का कोई आकार नहीं है, लेकिन मन जैसे जैसे आप बड़ा करते चले जाएंगे, आपको सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति बढ़ती चली जाएगी। और एक जीवन में क्षण वह आएगा जब आप परमानंद की प्राप्ति करेंगे। मन बड़ा करने का यह महत्व होता है। मैथमेटिकल इक्वेशन में इसे डिफाइन करना हो तो मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, मैथमेटिक्स वो पढ़ते होंगे, लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्किल। सर्किल है तो उसकी परिधि होगी, उसका सर्कमफेरेंस होगा। जैसे जैसे इस मन के परिधि को, मन के सर्कमफेरेंस को आप बढ़ाते चले जाओगे, उसी रेशियो में सुख, आनंद की यह अनुभूति ज्यादा होती चली जाएगी। मैथमेटिकल इक्वेशन में जिसे कहना हो तो हम कह सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमानंद, क्योंकि परमानंद का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता, कोई परिणाम नहीं होता। इसलिए कभी कभी मंदिर और मस्जिद में जाकर इबादत करना, दर्शन करना, पूजा करना, इसी को लोग आध्यात्म मानते हैं। सच्चाई है कि आध्यात्म नहीं है। दर्शन शास्त्र हो, गणित हो, आर्किटेक्चर हो, मेडिकल साइंस हो, नृत्य संगीत हो, मार्शल आर्ट हो या फिर अन्य कोई विधा हो, उन सब पर भी हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में साथियों विशेष ध्यान दिया गया है। हालांकि यह बात अलग है कि कुछ कारणों से, जैसे मैकाले द्वारा निर्देशित शिक्षा पद्धति हो या फिर कुछ अन्य कारणों से यह बात दुनिया के सामने नहीं लाई गई कि हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली का ध्यान मैथ तथा साइंसेस पर भी उतना ही था। एक कारण यह हो सकता है कि उन्हें अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुपीरियर दिखाना था तथा हमारी शिक्षा व्यवस्था को इंफीरियर दिखाना था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया हो। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हमारा ध्यान सिर्फ दर्शन और अध्यात्म पर था, बल्कि हमारा ध्यान तो गणित के ऊपर था, हमारा ध्यान विज्ञान के ऊपर था, हमारा ध्यान एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र पर भी था, हमारा ध्यान तो ज्योग्राफी पर भी था। इन सारे विषयों पर था। साथियों, मेरे कहने का अर्थ है कि हम हमेशा से नॉलेज बेस्ड सोसाइटी रहे हैं और आज भी हमारा भारत नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है। यदि मैं मॉडर्न एजुकेशन की बात करूं
तो आप सब जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय हमारी लिटरेसी, साक्षरता का दर अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास बतलाया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकारें तथा भारतीय समाज के अन्य स्टेक होल्डर्स के प्रयासों से आज स्थिति बदल चुकी है। आजादी के बाद से अब तक अनेक सरकारें बदली और सभी ने अपनी नीतियों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास किया है, पर सभी सरकारों का लक्ष्य एक रहा है कि कैसे नई पीढ़ी का समग्र विकास, यानी उसकी पर्सनालिटी का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कैसे हो, इस पर बल रहा है। साथ ही और एक नई सशक्त पीढ़ी हमारे भारत में कैसे तैयार हो, उस पर हमारा ध्यान रहा है। आज जब हम नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो सैनिक स्कूल, मैं मानता हूं, इस प्रयास को नई गति देने का काम करेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, श्री भवानी निकेतन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट 1942 से ही समाज की सेवा में कार्यरत है। इनके पास सरकार के साथ मिलकर काम करने का एक बहुत बड़ा अनुभव भी है। 50 एकड़ में फैला हुआ, जो मुझे जानकारी दी गई है, लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ यह परिसर निश्चित रूप से मैं मानता हूं यहां के विद्यार्थियों के पर्सनालिटी के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। इस सैनिक स्कूल की स्थापना अपने आप में कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक का जिक्र तो मैं आपसे कर ही चुका हूं कि जिस प्रकार राजस्थान के युवाओं में देशभक्ति की प्रेरणा है, राष्ट्र की सेवा करने का उनके अंदर जज्बा है, उसको यह सैनिक स्कूल एक गाइडेंस प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, सैनिक स्कूल्स विद्यार्थियों को सिर्फ किताबी जानकारी ही नहीं देते, बल्कि सैनिक स्कूल विद्यार्थियों के अंदर वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, विद्यार्थियों के अंदर मूल्यों का समावेश, यह कराने की भी कोशिश करते हैं। अनुशासन, देशभक्ति और साहस जैसे वैल्यूज, मूल्य सैनिक स्कूल अपने विद्यार्थियों में भरते हैं। इन मूल्यों के कारण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का जो एक सर्वांगीण विकास या कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होता है, वह उन्हें देश में को आगे ले जाने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित करता है। साथियों, स्वामी विवेकानंद से लेकर महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे महापुरुषों ने शिक्षा का जो स्वरूप अपने समाज के सामने उन्होंने रखा था, उस शिक्षा की ओर आगे बढ़ने में सैनिक स्कूलों में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। हमारे सैनिक स्कूलों ने देश को अनेक बड़े बड़े व्यक्तित्व दिए हैं। यदि मैं बहुत पीछे न जाऊं तो हमारे वर्तमान इस समय के हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी सैनिक स्कूल से ही इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। ऐसे हमारे आर्मी में ही नहीं, आर्मी के बाहर भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने कि सैनिक स्कूलों में अपनी पढ़ाई की है। इसके अलावा भी अनेक उदाहरण हैं जो लोग सैनिक स्कूल से पढ़े हैं और दूसरे क्षेत्रों में कैरियर अपनाकर भारत की आज वो सेवा कर रहे हैं। साथियों, वैसे तो बाकी स्कूल्स की तरह सैनिक स्कूल से पढ़े हुए छात्र छात्राएं आगे कोई भी कैरियर चुन सकते हैं। उनकी यदि इच्छा है तो वह आर्म फोर्सेज में जाकर राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं या फिर राष्ट्र की सेवा के लिए किसी और माध्यम को वह चुन सकते हैं। सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर या किसी और सेवा को भी वह अपना सकते हैं। वो चाहे किसी भी सेवा में जाएं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है उनके सैनिक स्कूल की लर्निंग्स, उनके सैनिक स्कूल की जो सीख है, सदैव उनके अंदर विद्यमान रहेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, छात्र भले ही सैनिक स्कूल से निकल जाएंगे, लेकिन सैनिक स्कूल उनके भीतर से कभी नहीं निकलने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। यहां से निकले हुए विद्यार्थी जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, उनमें अनुशासन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। वह हर काम को समर्पण भाव के साथ करेंगे। साथियों, इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों से भी
मैं बात करना चाहूंगा कि अभी तो आप अपने माता पिता और अपने टीचर्स के संरक्षण में हैं। आपको हर चीज बिना खास मेहनत के उपलब्ध हो रही है, पर आगे आने वाले जीवन में आपको अनेक प्रकार की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना ही होगा। आपको मेहनत करनी होगी और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आपको आगे बढ़ना भी होगा। सैनिक स्कूल में आप जितना तपेंगे उतना ही निखर कर आप दुनिया के सामने आएंगे। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। आप मेहनत करने से कभी मत कतराइएगा, यह मेरा आपको आग्रह है। साथियों, आपको राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की यह लाइनें मैं समझता हूं बहुत सारे लोगों को याद होंगी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया है। यह जो है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह जी दिनकर की यह कविता है। मैं समझता हूं कि यह कविता हम सभी को इंस्पायर करने वाली है, हम सभी के लिए प्रेरक है। यह कविता हमें यह भी संदेश देती है कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी ही होगी। आराम से काम नहीं चलने वाला है। यदि आपको इस दुनिया के आकाश में सूरज की तरह चमकना है तो सूरज के जैसा आपको तपना भी पड़ेगा। यह बात भी हमको अच्छी तरह से समझनी चाहिए। यह विद्यालय, मैं सभी छात्रों से कहना चाहूंगा, यह विद्यालय आपको वह मंच प्रदान करेगा जिसके माध्यम से आप स्वयं को निखारेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप अपने माता पिता का, अपने समाज का और इस विद्यालय का नाम भविष्य में अवश्य रोशन करेंगे। इसके लिए मैं अपनी तरफ से विशेष रूप से सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस विद्यालय को संचालित करने वाले सबों से भी यह आग्रह करूंगा कि आप भी हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इस विद्यालय की गरिमा दिन ब दिन बढ़ती रहे। गरिमा पर किसी भी सूरत में इस विद्यालय के चोट न पहुंचने पाए, इसके प्रति हमें सदैव सजग रहने की आवश्यकता है। साथियों, सैनिक स्कूलों की अब तक की जो लिगेसी रही है, उस लिगेसी को बनाने में कई दशक लगे हैं। सैनिक स्कूल की गरिमा और उसका महत्व एक दिन में नहीं बना है। इसकी गरिमा को बनाए रखना हम सबकी यह जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें सफल सिद्ध होकर ही रहेंगे, मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, मैं आप सबको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से स्थापित इस नए सैनिक स्कूल की स्थापना पर हार्दिक बधाई देता हूं और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं तथा ईश्वर से यह भी मैं प्रार्थना करता हूं कि यहां से निकले हुए विद्यार्थी आगे चलकर इस राष्ट्र की प्रगति का भार अपने कंधों के ऊपर वहन करेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए कि आप सबने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन मैं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात छूट गई, इस विद्यालय के लिए जो अप्रचलित यानी जो हमारे पुराने एरोप्लेन्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, उसको देने की बात हमारे इन्होंने की है चेयरमैन साहब ने कि वह चाहिए। उस संबंध में मैं कहना चाहूं आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। हम निश्चित रूप से भवानी निकेतन शिक्षा समिति को वह जो पुराने हमारे एयरक्राफ्ट हैं अथवा जो कुछ भी संभव होगा हम उसको उपलब्ध कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत 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 धन्यवाद व आभार सर।